गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और ये जो टॉपिक है ये क्लास 11 से रेलिवेंसी रखता है और इस टॉपिक का नाम है मेटाबोलाइट्स। देखिए, आप चूंकि न्यू कमर है, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपके सीनियर्स या उसके सुपर सीनियर्स अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्लास 11th का सबसे पहले यूनिट का पहला टॉपिक होता था करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि आज के टाइम के सिलेबस से वो डिलीट कर दिया गया है। करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते वक्त हम एक उसका करेक्टरिस्टिक डिफाइन करते थे, वो था मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज अ सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। और वो क्यों होती है? सो एज कि एनर्जी प्रोड्यूस हो और कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो, कुछ प्रोडक्ट बने जो कि हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। तो चूंकि ये सारी चीजें होती है जब मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म जैसे मैंने अभी कहा कि जो हमने खाया पिया है उसकी ब्रेकडाउन होगी केमिकल रिएक्शन में, तो एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी और कुछ प्रोडक्ट भी बनेंगे। अब एक चीज आपको क्लियर होगी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अब दूसरी चीज आती है कि मेटाबोलाइट्स क्या होता है। तो देखिए, ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान, जैसे मैंने शुगर का अगर स्टार्च खाया हुआ है, चपाती खाई है, तो वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनाएंगे। अगर प्रोटीन खाया तो वो ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड बनाया जाएगा। अगर मैंने फैट वाली चीजें खाई हैं तो वो ब्रेक डाउन होकर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल वगैरह बनाएंगे। इसके अलावा जो विटामिन वगैरह हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, जब हम जो रिप्रोड्यूस करते हैं उस सबके लिए इनका होना स्वाभाविक के लिए जरूरी है। तो मेटाबॉलिज्म में ही हम मेटाबोलाइट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बोलते थे। चूंकि अब मेटाबॉलिज्म खत्म हो चुका है तो डायरेक्टली आपको मेटाबोलाइट पढ़ाने से पहले मुझे लगा पहले मेटाबॉलिज्म का पता होना चाहिए। अब मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म के दौरान एक रिएक्शंस होती हैं, उस रिएक्शंस में क्या होता है, आपको एनर्जी प्लस प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूटिलाइज कर सकते हैं ग्रोथ के लिए। और जब कोई चीजों को हम यूज करते हैं ग्रोथ के लिए, उस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और कैटाबॉलिज्म वो वाली प्रोसेस है जहां हम प्रोडक्ट को तोड़ते हैं ताकि एनर्जी मिले और हम डे टू डे लाइफ के काम करें, उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में दो तरीके होते हैं। एनर्जी तो निकलती निकलती है, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट भी निकलते हैं। इन प्रोडक्ट को यूज करके हम ग्रो भी कर सकते हैं और इन प्रोडक्ट को यूज करके हम एनर्जी तो लेते ही लेते हैं, क्योंकि हमने सर्वाइव भी करना है। सिर्फ एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कितनी होगी वो वेरी करता है एज। जब कोई बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो उनमें एनाबॉलिक प्रोसेस काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। और जब वो ग्रोथ कर चुका होता है, मतलब एडल्ट फेज में एंटर करता है, उसके बाद ओल्ड फेज में जा रहा होता है, तब कैटाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा होती है और एनाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाती है। लेकिन एट ए टाइम एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस दोनों चलती होती है। होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ। लेट्स से आपने कोई खाना खाया और ये खाना जो है ये रिएक्शंस में जाएगा, ब्रेकडाउन में जाएगा और ये तोड़ के बनाएगा एनर्जी प्लस, आप बता सकते हो अमीनो एसिड बना दिया, फैट्स का उसने फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल बना दिया, है ना। इसी तरीके से ग्लूकोज वगैरह बन गए। तो ये था मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में। अब ये एनर्जी हम ग्रोथ के लिए प्लस नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म के लिए यूज कर सकते हैं। और ये जो चीजें थी तो इनको हम जोड़ के बॉडी का कंटेंट भी बना सकते हैं और इनको तोड़ के फिर से एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अगर हम इनको जोड़ के, मतलब अमीनो एसिड को एक दूसरे से जोड़ेंगे वो प्रोटीन बना देगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जोड़ेंगे वो फैट्स बना देगा, ग्लूकोज को जोड़ेंगे तो वो ग्लाइकोजन वगैरह बना देगा। तो वो बॉडी के अंदर चीजों को बना रहा है, मतलब हम ग्रोथ फेज में है। तो ये जो प्रोसेस होगी उसे हम एनाबॉलिज्म कहेंगे। लेकिन एनर्जी यहाँ भी डिराइव हुई है और यहाँ भी इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, ये भी एनर्जी देंगे, उस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहते थे। अब जैसा भी हो, ये तो पता है कि मेटाबॉलिज्म के दौरान ये प्रोडक्ट्स बनते हैं और यही प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो बॉडी के लिए जरूरी हैं उसे हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
मेटाबोलाइट्स। जो मेटाबोलाइट वर्ड्स हैं, अगर हम ग्रीक वर्ड से बोले तो ये डिराइव किया गया है मेटाबोलिज्मोस से, और अगर हम फ्रेंच वर्ड की बात करें तो ये डिराइव किया गया है मेटाबोलिज्म से। ठीक है, तो चाहे आप ग्रीक वर्ड की बात करो चाहे फ्रेंच वर्ड की बात करो, इसका मतलब एक ही निकलता है। और ये क्या होते हैं मेटाबोलिज्म, सॉरी मेटाबोलाइट्स, दीज आर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ व्हाट, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उसे हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं, राइट। तो मेटाबोलाइट्स एज सच आप नहीं ले रहे हो, आप मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान जो ब्रेकडाउन होके चीजें आपको मिलती हैं उसे आप मेटाबोलाइट्स कहते हैं, राइट। अब पता चला कि मैंने आपको मेटाबॉलिज्म के ऊपर इतना लंबा चौड़ा क्यों बताया, क्योंकि मेटाबॉलिज्म की वजह से मेटाबोलाइट्स आते हैं। मेटाबोलाइट आपको तब तक नहीं समझ आता जब तक आप मेटाबॉलिज्म को नहीं जान पाते। अब नेचुरली बात है कि मैंने बोला कि मेटाबॉलिज्म के दौरान हमें मेटाबोलाइट्स मिलते हैं, तो ये मेटाबोलाइट होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट और दूसरे होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी से ही आपको पता चल जाता है कि किसी को हमने पहला बोला है मतलब वो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, पर किसी को हमने दूसरा बोला है इसका मतलब इंपॉर्टेंट तो है बट रिलेटिवली वो कम इंपॉर्टेंस रखता है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट को हम लोग सेंट्रल मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं, और इसमें आता है अमीनो एसिड, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, ऐसे ही आपके विटामिन, हार्मोन्स, ये सारे सारे आएंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ये वो वाले मेटाबोलाइट्स हैं जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। क्लियर कट है कि हमारा सर्वाइवल जो है वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो वाले हैं जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। फिर आता है सेकेंडरी। कि सेकेंडरी क्या हो, तो सेकेंडरी वो है कि जो प्राइमरी की मॉडिफिकेशन से कोई और चीज बन जाए तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी। इट मींस दीस आर द डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी। कि जो प्राइमरी बने हैं, जैसे अमीनो एसिड बना है, ठीक है, या लैक्टिक एसिड बना है, तो ये फर्दर किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये मॉडिफाई होकर कोई और प्रोडक्ट बना देते हैं। वो प्रोडक्ट नेचुरली बात है हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं होगा, लेकिन हाँ एक एसेसरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है जो लिटिल बिट इंपॉर्टेंस रखता होगा। और वो मिला कहाँ से है, हमें डायरेक्टली नहीं मिला, हमें इनडायरेक्टली मिला है। डायरेक्टली फूड से नहीं लिया हमने, हमने लिया है प्राइमरी मेटाबोलाइट से। तो डेट इज वाई उसे हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। फिर से बताता हूँ, प्राइमरी मेटाबोलाइट वो वाली चीजें जो हमारे जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो वाली है कि वो वाली चीजें जो हमारे अंदर प्रोड्यूस हुई हैं हमारे रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, अगर वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ उनकी मॉडिफिकेशन हो जाती है और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जो डायरेक्टली इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता हमारी ग्रोथ रिप्रोडक्शन के लिए या हमारे सर्वाइवल के लिए, उसे हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप बोलते हो ये प्लांट्स में, क्योंकि एनिमल्स में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं के बराबर। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आपको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में देखने को मिलेंगे क्योंकि ये एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्योंकि ये एडिशनल है, एक्सेसरी है, ठीक है, एक्स्ट्रा है, तो ये मेजर केसेस में आपको प्लांट्स में ही देखने को मिलता है। जैसे मैं कॉमन सी एग्जांपल को देखूं तो आपने देखा होगा कि कई बार पेड़ों के बाहर एक गम सी लेयर होती है, ऐसे लगता है ग्लू जैसा है, गम है कोई। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर एक ट्री प्रोड्यूस करता है ताकि कीड़े मकोड़ों से बचा जा सके। तो वो सेकेंडरी है। जैसे हम रबर प्लांट से रबर निकालते हो तो वो रबर अगर निकल भी जाए तो पेड़ मरता नहीं। तो मीन्स वो क्या है, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। वो उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, उस रबर को हम यूज कर रहे हैं। पेड़ उस रबर के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। इट मीन्स कि वो पेड़ की एसेंशियल मेटाबॉलिज्म में, एसेंशियल मेटाबोलाइट्स में फॉल नहीं करता। दैट इज व्हाई उसे सेकेंडरी की कैटेगरी में डाला जाता है। तो चलिए, अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी को इतना ही ज्यादा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्यों ना हम इसके डिफरेंस के बारे में डायरेक्टली बात करें, जो कि ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं
सो एज टू इंश्योर कि कम टाइम में हम मैक्सिमम कंटेंट को कवर कर सकें। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि एसेंशियल है फॉर फिजियोलॉजिकल फंक्शन या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी बोल सकते हो या प्रोसेस भी बोल सकते हो। अब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है, आप सांस ले रहे हो, राइट, आपका हार्ट बीट कर रहा है, आपके अंदर खाना डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में आती है। सेकेंडरी क्या है, ये डेरिवेटिव है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के। तो किसके डेरिवेटिव है ये, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के। तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा कि इट इज एसेंशियल फॉर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये पॉइंट याद रखना, ये सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है। देन ये प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द ट्रोफोफेज। ट्रोफोफेज सेल आपका मतलब ट्रोफोफेज स्टेज ऑफ द सेल, ठीक है। प्रोफोफेज स्टेज वो वाली होती है जब सेल ग्रो करता होता है, काफी प्रोमिनेंट तरीके से ग्रो करता है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बड़े ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ड्यूरिंग द ट्रोफोफेज स्टेज। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो आइडियोफेज में प्रोड्यूस होते हैं। आइडियोफेज होता है स्टेशनरी फेज, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब पेड़ मोस्टली ग्रोथ कर चुका है, धीरे धीरे लिटिल बिट ग्रो शो कर रहा है लेकिन अपने आप को मेंटेन कर रहा है, तब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करेगा, इससे पहले नहीं के बराबर होगा। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट अनब्रोकली ट्रोफोफेज स्टेज ऑफ द सेल में प्रोड्यूस होता है। ट्रोफोफेज स्टेज मतलब जब काफी प्रोमिनेंट ग्रोथ हो रही है, और आइडियोफेज स्टेज मतलब जब स्टेशनरी फेज है, जब वो ग्रो कर चुका है, तब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। दोनों में डिफरेंस का पता चल गया होगा, प्राइमरी का और सेकेंडरी का। प्राइमरी प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज, ऑब्वियसली बात है, हमें चाहिए ये सर्वाइवल के लिए, तो ये तो लार्ज क्वांटिटी में ही प्रोड्यूस होगा। लेकिन सेकेंडरी प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटीज, ये थोड़ी सी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि ये एसेंशियल नहीं है सर्वाइवल के लिए, ये एक्स्ट्रा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसकी इतनी ज्यादा मात्रा हमें नहीं चाहिए। अब प्राइमरी है इजिली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, आराम से हम इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकेंडरी है तो ये डिफिकल्ट तरीके से स्पेशल मेथड से हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, मैंने यहाँ एग्जाम्पल में शायद कहीं लिखा भी था, ये है, अगर हमें क्विनोआ को डिराइव करना है सिनकोना से, तो वो काफी टफ तरीके से होता है। कैफीन को डिराइव करना हो, ठीक है, चाहे जैसे हम चाय कॉफी वगैरह पीते हैं, अगर कैफीन निकालनी है तो वो बड़ी मुश्किल से निकलती है, इतनी इजीली नहीं निकलती, तो वो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स। प्राइमरी वाले जो है वो नॉन पॉइजनस होते हैं। अब देखो मेरे अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन जाए जो कि मेरे लिए हानिकारक है, मैं तो मर ही जाऊंगा। तो मीन हाँ, मेरे अंदर वही चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं प्राइमरी तरीके से जो कि मेरे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो सर्वाइवल के लिए जहर मतलब पॉइजनस चीजें तो नहीं प्रोड्यूस होंगी। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं, बट मैंने यहाँ पॉइजनस इसलिए लिखा है सो टू इंश्योर द डिफरेंस कि ये पॉइजनस भी हो सकते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स जो प्रोड्यूस होते हैं, जो हम लोग डिराइव करते हैं, तो ये उस ऑर्गेनिज्म को तो अफेक्ट नहीं करते लेकिन दूसरों को तो अफेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो एंटीबायोटिक आप समझ सकते हो वो क्या है, हानिकारक है, तो वो ये प्रोड्यूस करते हैं एज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स हैं ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन सेकेंडरी जो है ये काफी एक्सपेंसिव है। अब इनएक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि हम इजिली डिराइव कर सकते हैं, तो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगे। ये एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी डिफिकल्टी से हम डिराइव करते हैं। तो जैसे आपने एल्कोहल डिराइव करनी है, या फिर आप बात कर रहे होंगे किसी ड्रग को डिराइव करना है, प्लांट से ड्रग को निकालना है, उसकी मेडिसिन बनानी है, या एंटीबायोटिक निकालना है, तो उसके लिए प्रोसेसिंग में जाना पड़ता है, और काफी जद्दोजहद के बाद ही वो हमें रिसीव होता है। तो दैट इज वाई वो उसकी कॉस्ट भी उतनी हाई हो जाती है, क्योंकि वो डिफिकल्टी से निकलता है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं, अगर आप लेना चाहते हो, ये इनएक्सपेंसिव होंगे, बड़े कम रेट में, और ये काफी एक्सपेंसिव मेथड से हमें मिलता है, काफी एक्सपेंसिव भी होगा। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का कोई रोल नहीं है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। मैं अमीनो एसिड खा रहा हूँ, जब मैं ग्लूकोज खा रहा हूँ, तो वो मुझे किसी रिएक्शन से, किसी इन्फेक्शन से, सॉरी, नहीं बचा रहा। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं
ये डिफेंस में हेल्प करते हैं। राइट, मैंने अभी बताया कि कहीं पे के ऊपर आप देखोगे जैसे ब्लू लाइट सब्सटेंसेस निकल रहा होता है, एम्बर लाइट सब्सटेंसेस निकल रहा होता है, वो क्या करते हैं, पैरासाइट को उसके अंदर बंद कर देते हैं ताकि वो बचे रहे, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए यूज करते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की एग्जांपल जैसे स्टार्च है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आ जाएगा। सेकेंडरी में जैसे कि टैपिन है, एल्कलाइड है, फिनोलिक है, या फिर एंटीबायोटिक्स है, निकोटीन है, कैफीन है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो दैट वाज ऑल अबाउट कि मेटाबोलाइट्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स क्या होती हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो बच्चे इसे अच्छे तरीके से आप देखिएगा। लेकिन मैं एक बार रिकमेंड करूंगा कि जिन बच्चों ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ा हुआ है, वो रट्टा ना मारे, इतना ज़्यादा उसे रोड करने के लिए ना जाए, क्योंकि वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो प्लीज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक बार जरूरी और एसेंशियल तरीके से देखना होगा, क्योंकि वो बेसिक एक टॉपिक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे आप उसे मत याद कीजिए, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे एक बार गो थ्रू पक्का कीजिएगा, क्योंकि उसकी यूटिलाइजेशन आपको अपकमिंग टॉपिक में पक्का देखने को मिलेगी। दैट वाज ऑल अबाउट मेटाबॉलिट्स। थैंक यू बच्चे।